हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ये मेरा आर ओ बैच का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान जो जीएस का पार्ट है उस उसका दूसरा क्लास है। इस दूसरे क्लास में पहले क्लास में मैं आप लोग को अनुसूची के बारे में बताया था। अनुसूची के बारे में बताया था आप लोग को पिछले वीडियो में मिल जाएगा, जो लोग नहीं देखें जाके देख लें। तो इस वीडियो में हम भारत के संविधान की जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो होती है उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उद्देशिका उद्देशिका क्या है? उद्देशिका कैसे इसका निर्माण हुआ? जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर उद्देशिका बना है। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था यही आगे चलकर उद्देशिका बना। तो इस उद्देशिका में क्या क्या है, इस उद्देशिका से हमें क्या होता है, क्या जानकारी मिलती है? तो उद्देशिका जो भारत भारत का संविधान है उसके स्वरूप के बारे में, कि भारत का संविधान का स्वरूप क्या है, इसके बारे में जानकारी देती है। उसका उद्देश्य क्या है, भारत के संविधान बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। भारत के संविधान में किन किन आदर्शों का वर्णन किया गया है, इसके बारे में हमें इस उद्देशिका से पता चलता है। तो ये तीन बातें, स्वरूप, उद्देश्य और आदर्श, इन तीन बातों के बारे में हमें उद्देशिका से पता चल जाता है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, उद्देशिका उद्देशिका में हर एक शब्द का एक अलग अलग व्याख्या है, उसको हम आगे बताते चलते हैं आप लोगों को। जैसे हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग क्या है? आम जनता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौमिक, इस पे कोई बाहरी दबाव नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है कि कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, इसके स्वतंत्र है कोई भी निर्णय लेने में। समाजवादी, ये समाजवादी जो शब्द था और पंथ निरपेक्ष जो शब्द था ये मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें अमेंडमेंट द्वारा 1976 में संविधान जो उद्देशिका वाला पार्ट है उसमें जोड़ा गया है। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक यही शब्द है अखंडता। ये इस वाले में हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए। अखंडता, ये तीन शब्द जो उद्देशिका में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए और 3 जनवरी 1977 से ये लागू हुआ था। तो तब से ये संविधान के उद्देशिका वाले पार्ट में ये शब्द आ गए हैं। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब इतना पहला पार्ट हो गया इसका। तो इसमें जो क्वेश्चन उठता है इस पे ध्यान देना। तो हम ये जो हम भारत के लोग हैं, यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि जो शक्ति का स्रोत है वो कहाँ है? शक्ति का स्रोत जनता में है, यानी आम लोगों में है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कोई बाहरी दबाव या भीतरी दबाव नहीं है, भारत अपना निर्णय लेने में सक्षम है। तो ये जो शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनका कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि कौन पहले है कौन बाद में। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्रम पे सार्वभौमिक यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ऐसे आया है क्वेश्चन। पहला सार्वभौमिक हो गया, दूसरा समाजवादी शब्द हो गया, तीसरा या सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, वही समझ लीजिए, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न।
वही संपूर्ण से सार्वभौमिक हो गया, और प्रभुत्व संपन्न यानी सत्ता संपन्न, और दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष। फिर लोकतंत्रात्मक, चौथा लोकतंत्रात्मक यानी ये भारत लोकतंत्र है, यहाँ पे राजतंत्र नहीं है। यहाँ फिर पांचवा गणराज्य, गणराज्य यानी गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ का जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है, ना कि वो वंशानुगत होते हैं। जैसे ब्रिटेन उटेन में रानी होती है ना, विक्टोरिया रानी या कौन, ये सब वंशानुगत होते हैं, राजा रानी होते हैं। यहाँ पे लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये क्रम पूछ लेता है कि कौन सा कैसे, तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। फिर तीसरी लाइन यहाँ देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय हैं? नया पेज मैं बता दे रहा हूँ, ले रहा हूँ। ये देखिए न्याय, इसमें न्याय की जो व्याख्या है, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई, यानी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। फिर विचार स्वतंत्रता। अब यहाँ देखिए शब्द है स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 1, 2, 3, 4, यानी विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो पहला हो गया विचार, दूसरा अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना, इसमें स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय। फिर प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, यानी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, नहीं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी सभी को समान अवसर दिया जाएगा प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और अखंड राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब ये सब ध्यान दीजिएगा, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको प्रदान की जाएगी। व्यक्तियों में गरिमा, मतलब उनका अपमान न होने पाए, और राष्ट्र की एकता बनी रहे, अखंडता यानी उसमें टूट न होने पाए, सुनिश्चित करके बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाया जाएगा। ये सब दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को 3 शब्द दिए गए हैं, फिर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी अब इसमें से आप देख लेंगे कि इस संविधान सभा में, मतलब जो संविधान सभा थी ये किसके द्वारा चुनी गई थी? जनता द्वारा चुनी गई थी। यानी जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर रही है वो भारत की जनता कर रही है। वो इस तिथि को कर रही है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर रही है। इसमें कुछ विषय उसी समय लागू कर दिया गया था, बाद में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू किया गया। और यहाँ पे देखिएगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कोष्टक में दिया है। तो जो विक्रम संवत था उसके अनुसार 2006 चल रहा था उस समय, यानी 57 साल आगे होता है विक्रम संवत, तो इस हिसाब से दिया था। यानी 26 नवंबर, इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग यानी जनता। क्रम फिर देख लीजिएगा, ये जो क्रम मैंने बताया है ये महत्वपूर्ण चीज है। फिर कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय बताया। फिर स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। फिर समता, अवसर की समता होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता होनी चाहिए, और भाईचारा होना चाहिए, ये सब बढ़ाने। फिर दृढ़ संकल्प होकर
जनता ही यानी संविधान सभा जिसे जनता ने चुना था उसने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था। यही आगे चल के उद्देश्य का बना था, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। ये 13 दिसंबर को 1946 में ये प्रस्ताव पेश किया गया था। ये डेट भी आता है, हम इसको बाद में बताएंगे अलग से फैक्ट के रूप में। और इसमें एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण थी, एक समाजवादी वाला शब्द, पंथनिरपेक्ष शब्द, अखंडता शब्द, ये जो 3 शब्द थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए और 3 जनवरी 1977 को ये लागू हो गए। यानी तब से ये शब्द उद्देशिका में बढ़ा दिया गया। तो ये सब बातें आपके इस संविधान में है। इसको फिर नए चीज में मैं बताऊं, संविधान को बहुत से लोगों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान की आत्मा माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उसका निचोड़ पूरा जो संविधान में दिया गया है आगे, उसका निचोड़ पूरा इस उद्देशिका वाले पार्ट में दिखाई देता है। जो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य और आगे भी जितने अनुच्छेद हैं, उनमें ये उद्देशिका के सब झलकते हैं। ये दर्शन है, मतलब संविधान का ये दर्शन है। और के एम मुंशी थे, इसे राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। इसे जन्म कुंडली कहा था। ये सब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने क्या कहा। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, राजनीतिक जन्म कुंडली थी, यानी हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। ये राजनीतिक जन्म कुंडली हो गई उद्देशिका। और केशवानंद भारतीवाद, जो बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा, भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया उद्देशिका को। केशवानंद भारतीवाद बाद में आएगा, उसके बारे में बताऊंगा जब मूल अधिकार पढ़ाया जाएगा। फिर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी इसे मूल अधिकार का मौलिक भाग स्वीकार किया गया था। तो ये उद्देशिका के बारे में आप लोगों को हो गया। और जो क्वेश्चन उसमें बन रहे थे उसके बारे में मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया, उद्देशिका के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो संविधान के भाग हैं, भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे कर क्रम वाइज चलते जाएंगे, अनुच्छेद उसके साथ पढ़ाते जाएंगे, व्याख्या करते जाएंगे। और आप लोग को कम समय में आरओ को की परीक्षा, प्री परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। और ये जो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फीडबैक में, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी आगे बढ़ सकें और आप भी इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।